तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू लेक्चर। देखो बायोमोलिक्यूल्स है, जो बायोमोलिक्यूल्स एक बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपने थोड़ा भी से फोकस किया इसमें, थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू देता हूं, बाकी जो पोर्शन है वो आपको ऑफलाइन मिलेगा पूरा, लेकिन उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें एक और चीज आती है, विटामिन का आता है, विटामिन। तो विटामिन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विटामिन क्या होता है कि जनरली ये बहुत ज्यादा, अगर आप इसे इंटेक करोगे तो आपको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर ये डेफिशिएंट हो गया तो इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारे डिजीज कॉज होते हैं। तो जो विटामिन होते हैं आपके, ये विटा का मतलब होता है वाइटल। तो यहाँ पे जो हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होते हैं ये विटामिन, स्मॉल क्वांटिटी में होने चाहिए लेकिन होने चाहिए। और इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारे पास कौन कौन से विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई के। इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कौन से विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं और कौन से ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं। यानी कौन से विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं और कौन से विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो किसी को पता है आप में से ऐसा कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं यानी वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और कौन से नहीं होते हैं? हाँ, निरंजन, सानिका, जियार गलत है, आस्था पांडा भी गलत है, निहारिका राइट है। तो ऐसे एक एक आंसर आपका सही है, जियार के, आस्था के एक गलत है। तो इसमें से स्नेहा ने कहा है नहीं गलत, कासर सही है। हाँ निरंजन आपने सही बोला बिल्कुल ही। तो देखो इसमें से पहला क्वेश्चन आता, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। आपको बायोमोलिक्यूल्स में बहुत हाई क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इसीलिए अगर मैं आपको ऑफलाइन वीडियो भी दूंगा तो भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वाटर सॉल्युबल होते हैं हमारे पास बी और सी। बी के भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं, B1, B2, B3। इसमें से एक ऐसी वैरायटी होती है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। अगर किसी को पता है बी की कौन सी एक ऐसा टाइप होता है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है? हाँ निरंजन वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और नहीं, रेडीज गलत हो गया। हाँ सुबोध तब भी सही है आपका, स्नेहा रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो इसमें से जो B12 होता है आपका वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये बना आपका, तो यहाँ पे क्या होता है, विटामिन को दो कैटेगरी में बांट दिया है, एक जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक जो फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं लेकिन फैट में नहीं होते, एक जो फैट में डिसॉल्व होते हैं पर वाटर में नहीं होते। तो बाकी के सारे, यानी जैसे मैंने कहा ए बी ई के, ये सारे के सारे फैट सॉल्युबल, और बी और सी ये वाटर सॉल्युबल। इसमें से ध्यान रखना B12 एक कॉम्प्लेक्स है तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। पहला क्वेश्चन जो बहुत आसान सा। सेकंड क्वेश्चन अगर इसमें आता हो, कहता है कि आपको अपनी डाइट में रेगुलरली विटामिन सी लेना चाहिए। क्यों? विटामिन सी को आपको लगातार इंटेक करना चाहिए डाइट के साथ। क्यों? पर डे। ऐसा क्यों होगा? कोई बता सकता है? एनी रीजन?
कि विटामिन सी को आपको रेगुलर लेना चाहिए डाइट के साथ। वाई? नो एनी रिप्लाई। हाँ तस्वीर जैन, बिल्कुल सही कहा आपने कि विटामिन सी से जो डिजीज होती है। इसके अलावा कोई और आंसर? मैथिली? नो। कासर? नो। देखो मैं बता देता हूं आपको एक्चुअल में क्या होता है कि जो डॉक्टर होते हैं क्वेश्चंस में आता है कि विटामिन सी को आपको रेगुलर डाइट में लेना चाहिए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि विटामिन सी होता है जो विटामिन सी की वाटर सॉल्युबल होता है। तो क्या होगा? वाटर सॉल्युबल होने से हमारे बॉडी से रेगुलरली क्या होता जाएगा? बाहर हो जाएगा। हमारी बॉडी से क्या होगा? ये एक्टिवेट हो जाएगा। इससे एक्सक्रीशन यानी ये क्या होगा? बॉडी के बाहर निकलता चला जाएगा, हमारी बॉडी में नहीं रहेगा पड़ते। तो अगर हमारी बॉडी में नहीं रहेगा तो क्या होगा? हमें डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर कहेगा, ये जो इसमें क्वेश्चन आता है कि आपको विटामिन सी को रेगुलर डाइट में लेना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विटामिन सी है वो क्योंकि और है जो वो हमारी बॉडी में रहेंगे, लेकिन ये क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल होने की वजह से क्या होगा? ये लगातार जैसे हमने पानी पिया वाटर के साथ ये बाहर हो जाएगा, और अगर ये बाहर होगा तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं हो पाएगा, और अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो इसकी वजह से हमें क्या होगा? डिजीज कॉज हो जाएगी। ध्यान रखना आंसर क्या है इसका कि जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी इज वाटर। विटामिन सी क्या होता है? वाटर सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? वो बॉडी से लगातार क्या होता जाएगा? बाहर हो जाएगा, आउटगोइंग हो जाएगी। इसकी आउटगोइंग होगी तो क्या होगा? हमारी बॉडी में विटामिन सी की क्या होने लगेगी? डेफिशिएंसी। विटामिन सी डेफिशिएंट होने लगेगा, और जैसे ये डेफिशिएंट होगा तो क्या होगा? यहाँ से डिजीज कॉज हो जाएगी। इसीलिए डॉक्टर है जो वो कहता है बार बार कि आप नींबू वगैरह होता है जो भी, क्योंकि जो ऑरेंज होता है आपका लीमन होता है उसमें विटामिन सी होता है, तो कहता है इसे बार बार आपको इंटेक करते रहना है। कि पॉइंट क्लियर हुआ? दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? यस, परिगा कह रही है। और कोई एनी ऑब्जेक्शन? श्रुति कह रही है राइट। ओके अनुज, मैथिली। वीडियो ब्लर आ रहा है, उसका रीजन हो सकता है कि आपका नेट शायद सही ना चल रहा हो, क्योंकि और किसी को प्रॉब्लम आ रही है इसमें। आपने बोला था विटामिन जो विटामिन 12 होता है वो वाटर में इंसॉल्युबल होता है। ठीक है, बाकी अनुज, योगीराज, वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो तो इसमें से थोड़ी सी कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। होगा क्या कि आप लोग इसको अगर एक बार ऑफलाइन में भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा आपके माइंड में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ताकि क्या होगा, आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो लास्ट में मैं आपको एक वीडियो डालूंगा जिसमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हाईलाइट किया जाएगा कि कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जनरली, बोर्ड लेवल में, आपका नीट लेवल में या मेंस लेवल में। लेकिन इससे ध्यान रखना क्वेश्चंस का लेवल हमेशा इजी होता है। बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर में हर हमेशा क्वेश्चंस का लेवल इजी होता है, यानी बहुत आसान सा क्वेश्चन आएगा आपके पास, ये आपको पूरे मार्क्स दिलाएगा। इसीलिए इसको कहाँ पे आपने मेहनत करनी है, कौन कौन सी चीज आपको लर्न होनी
होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। और आपको इस फील्ड में क्या करना है, थोड़ी कुछ चीज लर्न करनी है। जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन ये बताया था, एक क्वेश्चन इसमें ये आपने पहले से ही पढ़ रहे हो कि विटामिन से कौन सी डिजीज कॉज होती है, डिजीज कॉज होती है, ये सारे आपने याद रखने हैं ए से लेके के तक। कौन से विटामिन से कौन सा डिजीज कॉज होता है। और एक और क्वेश्चन आता है इसमें मेल 4 वाला, कई बार मेल्स लेवल में या ऐसे पूछ लेता है कि जो विटामिन ए है, विटामिन बी सी डी है, इसका केमिकल नेम बताओ। केमिकल नेम आपको बताना है कि इनका केमिकल नेम क्या होगा। तो जनरली इससे कुछ बहुत रेयर चांस होता है कि कई बार आपको सोर्स पूछ लेता है कि विटामिन ए के लिए कौन सा सोर्स होगा, बी के लिए कौन सा सोर्स होगा। ठीक है, तो ये 4 या 5 पॉइंट में से ही सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं आपके, अगर विटामिन से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इसी में से आता है। इसमें चार्ट बना हुआ है, आपको पहले भी पढ़ा हुआ आपने कि विटामिन ए से क्या होगा, बी से क्या होगा। क्लियर है? तो इसको मुझे लगता है इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप तो विटामिन के बारे में ये आपको जो वीडियो ऑफलाइन है वो ऑफलाइन तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा ही आपको। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो मुझे मैसेज करना। आप लोगों ने कोई भी टॉपिक हो या कोई भी चीज हो तो मुझे एक बार इन्फॉर्म करना है कि कहाँ पे आपको दिक्कत आई है। ठीक है, तो विटामिन के इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम। पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया, डिजीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। डिजीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से। डिजीज के बाद पहले वाले 2 क्वेश्चन बोले मैंने वो आसान से, फैट सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल। और ये अच्छे लेवल के लिए क्वेश्चन आएगा तो कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बस इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो ये लर्निंग पोर्शन है। आपको मॉड्यूल में भी एक टेबल है, उसे आप लोग देख लेना। और ऑफलाइन लेक्चर इसके आपको अवेलेबल था। इसके अलावा इसमें एक और पोर्शन आपके पास, वो है आपका एंजाइम का। एंजाइम आपको पहले ही बता दिया गया था। आप इसमें देखोगे तो बोर्ड लेवल की बुक हो या वैसी है, उसमें भी एंजाइम है। तो लगभग सेम है। आपको मैंने एंजाइम पहले भी बताया था। सरफेस केमिस्ट्री में याद करो आप लोग, सरफेस केमिस्ट्री में आपको एंजाइम बताया हुआ है। और यहाँ पे भी क्या हुआ, एंजाइम का पोर्शन है। तो लगभग एंजाइम क्या होते हैं, दोनों के दोनों सेम होते हैं। एंजाइम सेम है। केवल मुझे कोई ये बता सकता है व्हाट इज एंजाइम, होता क्या है? किसी को नॉलेज में वो अभी रिप्लाई फास्ट इफ यू नो एंजाइम। नो एनीवन? हाँ, कशिश जैन राइट आंसर। निरंजन, मैथिली, सरदेश राइट आंसर है। जियाद, रेडीज गलत हो गया। सही है आपका आंसर, लेकिन आपने क्या क्या इनडायरेक्टली आंसर को दिया है। हम डायरेक्ट पूछेंगे, डायरेक्ट है इसमें पूछना। देखो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम होता है आपका बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी जो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को करता है। बायोकेमिकल कैटलिस्ट होता है। बायो मतलब लिविंग थिंग्स में केमिकल रिएक्शन करवाता है, तो दिस इज कॉल्ड कैटलिस्ट। यानी कि एंजाइम भी एक कैटलिस्ट है, लेकिन वो कहाँ वर्क करेगा? केवल हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में। ह्यूमन यानी लिविंग थिंग्स में वर्क करता है, केवल लिविंग थिंग्स। इसीलिए हम उसे कहते हैं यहाँ पे एंजाइम। तो एंजाइम भी कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो ये बायोकेमिकल कैटलिस्ट होता है, यानी कि जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसे एंजाइम गवर्न करता है। और बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस हो रही है, उससे सारी प्रोसेस को
एंजाइम क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या एंजाइम उसे गवर्न करता है। ठीक है, तो एंजाइम क्या है, एंजाइम के आपको उसमें से प्रॉपर्टीज बताई है। देखो ये हटा रहा हूं मैं आपको, पहले डिफाइन क्या होता है एंजाइम का, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है एंजाइम की। ये जितना हमने सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस किया हुआ है लगभग इसका वही पार्ट है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं जनरली, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज के बाद इसके लिए एक मॉडल आया था, मॉडल में कौन कौन से मॉडल होते हैं, लॉक एंड सी मॉडल हो गया, की एंड लॉक मॉडल, सॉरी लॉक एंड की मॉडल, और एक आपका इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म आता है, मैकेनिज्म, और इसमें से कई एग्जांपल भी आते हैं एग्जांपल। तो जनरली क्या है, ये 4 पार्ट में डिवाइड है आपके पास। पूरा का पूरा जो ये आपका एंजाइम है इसको जनरली 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। पहला टाइप क्या है इसका, कि इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, जैसे एंजाइम की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है उसे यहाँ पे लिख सकते हैं। और मॉडल है, इसमें कौन कौन से मॉडल काम करते हैं, लॉक एंड की मॉडल। जैसे हर एक लॉक के लिए क्या होता है, एक की जरूरत होती है, ऐसी हर एक रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड लॉक एंड की मॉडल। ऐसी है इंड्यूस फिट मॉडल, इसमें क्या होता है कि अगर कोई शेप बनाई है सबस्ट्रेट के इस तरीके से, तो वो क्या करेगा, एंजाइम अपने आप को इसमें फिट करेगा ताकि वो रिएक्शन कर सके, यानी कि इसमें फिट होने के लिए उसे इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है। मैकेनिज्म में आपको सिंपल बताया था, अगर कोई मैंने रिएक्टेंट किया हुआ है और वो या कोई सबस्ट्रेट है और वो एंजाइम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, एक इंटरमीडिएट बनता है, ये इसे कहते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम का काम क्या है, एंजाइम का काम है कि जो सबस्ट्रेट है उसे प्रोडक्ट में चेंज कर देना, और चेंज करने के बाद क्या होगा, खुद क्या रहेगा, खुद रहेगा अनचेंज, और किससे चेंज कर देगा, सबस्ट्रेट को चेंज कर देगा, किसमें, प्रोडक्ट में। देखो सिंपल सी रिएक्शन है मैकेनिज्म की, आप एकदम से समझोगे तो कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने का। दो या 3 स्टेप में दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या है, एंजाइम किसके साथ कंबाइंड होगा, सबस्ट्रेट के साथ, और क्या बनाएगा, ES कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को चेंज करेगा, किसमें, प्रोडक्ट में। फिर फाइनली क्या होगा, वो प्रोडक्ट को अलग हो जाएगा, खुद अलग हो जाएगा। तो दिस इज मैकेनिज्म। ये अपने सरफेस में पड़ी हुई है, मैं आपको केवल रिवाइज करवा रहा हूं, केवल रफ में लिख लो क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है आपको, ऑफलाइन में आपको सब कुछ मिलेगा। मैकेनिज्म और लॉक जो मॉडल है आपका, और प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा और बता देता हूं आपको कि प्रॉपर्टीज में क्या होता है, दिस इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होते हैं, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और ये केवल ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम प्रेशर पे ही वर्क करते हैं। टेम्परेचर, ऑप्टिमम प्रेशर, ठीक है, ऑप्टिमम प्रेशर, ऑप्टिमम ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसमें एक और आता है कोफैक्टर, एक होता है एक्टिवेटर, एक्टिवेटर, और एक होता है इसमें इनहिबिटर, इनहिबिटर, इनहिबिटर। तो देखो स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब कोई बता सकता है, एनीवन? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है कि हर एक रिएक्शन के लिए एक
एक पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए। जैसे अभी मैंने कहा कि माल्टोज दिया हमने C12H22O11 इसका हाइड्रोलाइसिस किया, तो अगर इसमें एंजाइम चाहिए होगा तो उसी का माल्टोज का ही एंजाइम चाहिए तो हम लिखेंगे माल्टेज। अब ये माल्टेज एंजाइम और कहीं नहीं मिलेगा, केवल वो यही इसी के साथ काम करेगा और ये क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, ग्लूकोज। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत होती है, उसको कहते हैं स्पेसिफिक हाई। जैसे आपने सुक्रोज पढ़ा, सुक्रोज, अब सुक्रोज के लिए कोई बता सकता है, मैंने कई बार बोला था इसके लिए ये वाला एंजाइम चाहिए होता है। सुक्रोज की भी यही रिएक्शन होगी, C12H22O11 हाइड्रोलाइसिस करेंगे सुक्रोज का, तो इसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, कोई बता सकता है सुक्रोज के लिए कौन सा? हाँ, सरदेश, जैन और कशिश रेड्डीज, निरंजन, वेरी गुड। तो ये सारे आंसर सही हैं आपके। तो सबके लिए क्या एक पर्टिकुलर एंजाइम है ना, ये तो नहीं है कि यहाँ पे मैंने इन्वर्टेज लिया तो इन्वर्टेज सब जगह काम आ रहा है, इन्वर्टेज एंजाइम सब जगह काम आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये केवल इसी के साथ काम करेगा बस, बाकी और किसी के साथ काम नहीं करेगा। उसके लिए वर्ड आता है स्पेसिफिक। तो एंजाइम बहुत हाईली स्पेसिफिक होते हैं, एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। जो वर्क आपकी बॉडी में विद इन सेकेंड हो रहे हैं, विद इन सेकेंड या मिनट हो रहे हैं, अगर यही प्रोसेस बॉडी के बाहर होती तो वो कई साल लगा देती, many years it take। ये कंप्लीट होने में बहुत सारा साल लगा देती है, और वही चीज क्या होती है बॉडी के अंदर विद इन सेकेंड या मिनट में हो जाता है। यानी इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 20 टाइम्स तक ज्यादा होती है, यानी बहुत ज्यादा होती है। ध्यान रखना, एंजाइम की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। जो वर्क या जो केमिकल प्रोसेस बॉडी के अंदर विद इन सेकेंड या विद इन मिनट्स होते हैं, अगर उसी रिएक्शन को हम बॉडी के बाहर करवाएंगे तो कई साल लगेंगे करवाने में, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। स्पेसिफिक इसे लिखो, केवल समझ लो, क्योंकि आपके पास पहले भी लिखा हुआ है, नोट्स में भी आ जाएगा, केवल आपको समझना है बस। ठीक है, समझ गए तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। सबसे बेस्ट लैंग्वेज होती है अपनी खुद की लैंग्वेज। कोई चीज अगर आप समझ गए हो और उससे ट्राई करो कि आप खुद की लैंग्वेज में लिख जाओ, तो वो आपको याद भी हो जाएगा। किसी भी पॉइंट को समझो और उसके बाद उसके बेस पे कितने पॉइंट आप खुद बना सकते हो उससे बनाओ, तो क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली जो थिंकिंग लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा और आप क्या होंगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। सबसे बेस्ट टेक्निक है किसी पॉइंट को या किसी चीज को समझ जाओ और उसे फिर अपनी लैंग्वेज में कोशिश करो लिखने की, तो क्या होगा, आपका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। आप देखो, आप कई चीज ऐसे भी जो बुक में नहीं होगी लेकिन आप उसे सॉल्व कर दोगे। वही होता है कि जिसका मेंटल लेवल हाई हो गया, क्योंकि सारे क्वेश्चन बुक से नहीं आते हैं, वो होते हैं कि इसका लेवल किस तरीके से पहुंचा हुआ है। अब देखो, ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब होता है एक ऐसा टेम्परेचर, ये वर्ड मुझे नहीं लगता किसी को आएगा, कोई रिप्लाई करो एक बार। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम का मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है? एनी रिप्लाई? ऑप्टिमम देखो विद इन 10 मिनट में खत्म हो जाएगा और आपको रिज्वाइन करना है। अभिराम घाटे नहीं, टेम्परेचर पर हाँ, निरंजन सही बोला है, अनुष्का हाँ सही है, दिव्यांग सही है,
सरोज पठान ठीक है लगभग। तो देखो अभिराम, हाँ सही है, हाँ सुबोध ठीक ट्राई किया। देखो मैं बता देता हूँ ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है। देखो आप लोग यहाँ पे हो, आप तो अपने घरों में हो। अगर मैंने कहा कि सपोज करो मैंने रूम का टेम्परेचर, यहाँ पे आप सारे लोग बैठे हो, अगर मैंने रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो क्या सबके लिए बहुत बेस्ट होगा? सारे लोग इस टेम्परेचर में बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। सारे लोग सपोज 50 है तो सारे रिलैक्स फील करेंगे या नहीं करेंगे? सबके लिए बेस्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? यस या नो में रिप्लाई करना जरा। अगर रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और मैंने यहाँ पे क्या किया, बंद कर दिया, एसी लगा दिया, तो क्या सारे लोग कंफर्टेबल होंगे? स्नेहा खंबे बिल्कुल सही आंसर का है। अनुष्का राइट आंसर। बाकियों के गलत हो गए, गलत हो गए। दिव्यांग का राइट आंसर है। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है कि सबके लिए सेम टेम्परेचर नहीं हो सकता। नो, आप अपने लिए बता सकते हो कि मेरे लिए 25% सही है, लेकिन मैं दूसरे के लिए नहीं बता सकता। किसी को ठंडी अच्छी लगती है, किसी को गर्मी अच्छी लगती है, किसी को बरसात अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक को अलग अलग टेम्परेचर में रहना अच्छा होता है। कोई बोलेगा मुझे कि ठंडा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, कोई बोलेगा नहीं ठंडे में मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या है, हर एक का टेम्परेचर लेवल क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ऑप्टिमम का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे आप सबसे हाई लेवल में क्या हो, रिएक्टिव हो, आपकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, जहां पे आप सबसे अच्छा वर्क कर सकते हो, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। जहां पे आप सबसे ज्यादा एक्टिव हो, मोर एक्टिव। देखो अलग अलग वर्ड मैंने यूज कर दिए, तो जिसने समझा होगा क्या होता है जब क्वेश्चन आता है तो वो अलग अलग लैंग्वेज यूज कर देता है। आपने देखा होगा कि लिखा होता है एक पॉइंट और उसमें 3-4 पॉइंट लिखे होते हैं और आंसर होता है ऑल। तो क्या होता है कि हर एक पॉइंट को अलग अलग टर्म्स में कहा जाता है। नीट लेवल में बहुत ज्यादा ध्यान रखना, लॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है नीट लेवल के लिए। समझ में आ रहा है? नीट वालों को लॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है, क्योंकि आपको एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से घुमा के पूछ लेता है। तो क्या होता है वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एक जगह पे उसने लिखा कि जिस टेम्परेचर में किसी चीज की रिएक्टिविटी बहुत हाई हो जाएगी, दूसरा वो मोर पावरफुल हो जाएगा या मोर एक्टिव हो जाएगा, मोस्ट एक्टिव हो जाएगा। तो क्या एक ही चीज हो गई, सबसे ज्यादा एक्टिव होगा या उसकी रिएक्टिविटी हाई हो जाएगी, एक ही बात। तो ऐसे क्वेश्चन नीट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, लॉजिकली आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अगर नीट क्वालिफाई करना है। और ये टेम्परेचर ऐसी सेम पीएच, ऑप्टिमम पीएच मतलब जिस पीएच में वो क्या करेगा, उसकी रिएक्टिविटी हाई होगी और वो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, उस पीएच को हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। सेम कॉन्सेप्ट है, बस क्या हुआ चीजें बदल गई। पहले ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब जिस टेम्परेचर में किसी भी स्पीशीज या मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो या वो सबसे ज्यादा एक्टिव हो या उसकी वर्क करने की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो। और ऑप्टिमम पीएच में क्या होगा कि एक ऐसा पीएच जहां पे बाकी सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या होगा, हर एक स्पीशीज के लिए अलग अलग होगा, इसको ध्यान रख लो। वैसे जनरली क्या होता है, ये 7 के आसपास माना जाता है, न्यूट्रल स्टेट में ज्यादा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हर एक स्पीशीज के लिए ध्यान रखना ये डिफरेंट हो सकता है। हर एक स्पीशीज के लिए इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। एवरी स्पीशीज के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि हर एक इंसान का नेचर अलग होता है,
टेंडेंसी अलग होती है। तो वो क्या है, कोई ठंडे में रहना ज्यादा पसंद करता है, कोई गर्मी में रहना ज्यादा पसंद करता है, कोई बरसात में रहना पसंद करता है, ठीक है, कोई रहना पसंद ही नहीं करता, घूमने लगता है। तो क्या होगा, देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम प्रेशर। वेरी गुड जिहाद। और एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? देखो सारा क्या है, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। और इससे मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आसान से आते हैं, कोई हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फिर भी आपको कोई ऐसा लगता है कि किसी में प्रॉब्लम आती है, उससे मुझे लिख के भेजो। और कॉन्सेप्ट को समझने में ज्यादा टाइम लगाओ, कॉन्सेप्ट को समझने में, उसके एक पॉइंट को उठा के और आप उसी को तोड़ो। जितना आप क्या करोगे, लॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनोगे, उतना क्या होगा कि आपके जो लर्निंग कैपेसिटी होगी वो बहुत बढ़ जाएगी। आप सिर्फ एक पॉइंट को सोचो, उसके बारे में सोचो बस। अगर आपने सोचना स्टार्ट कर दिया तो ये केमिस्ट्री रटना नहीं पड़ेगा आपको, या कोई भी सब्जेक्ट को आपको रटना नहीं पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगे आपके पास। और जो स्टूडेंट नहीं समझेगा उसे रटना पड़ेगा, और रटोगे तो भूल जाओगे आगे। इसीलिए पूरा कॉन्सेप्ट में इसी में लगाता हूँ कि आप लोग उसे समझने की कोशिश करो, उसे रियलाइज करो, आप नॉर्मल लाइफ से कोरिलेट करो। इसे मैंने कहाँ देखा था, किसके साथ आप इसे कोरिलेट कर सकते हो, तो वो चीज आपको ज्यादा देर तक आपके दिमाग में रहेगी। और नहीं आता उसे टीचर को उसे पूछो फिर दोबारा, इसे हमें और कैसे करना है, स्टोर इजी टर्म्स कैसे करना है। आप लोग जितना एक्टिव रहोगे, क्या होता है, टीचर उतना ज्यादा एक्टिव होता है। आप लोग अगर एक्टिव नहीं रहोगे तो टीचर भी आपके साथ क्या होगा, एक्टिव कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखो, बी एक्टिव और हमेशा कांटेक्ट में रहो, क्वेश्चंस पूछो, आंसर दो, उसके रिप्लाई करते जाओ, क्वेश्चन दिए जा रहे उसे सॉल्व करो, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। आप देखो कोफैक्टर्स, बायोलॉजी वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, ये कोफैक्टर किसे कहते हैं, रिप्लाई करो जरा कोफैक्टर। एक मिनट में ऊपर लिख देता हूँ, पहले आंसर मत करना भी, क्योंकि मैं देखूंगा नहीं उसे चैट बॉक्स में, मैं वही देख पाता हूँ जो मुझे करंट में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने कहा कोफैक्टर, मैंने ये कहा एक्टिवेटर, मैंने ये कह दिया इनहिबिटर, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ था, दोबारा रिक्वायर कर रहा हूँ, ऑफलाइन में भी आएगा आपके पास। तो विद इन 1 मिनट है हमारे पास, और 1 मिनट में ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आपको फिर से क्या करना है, रिज्वाइन करना है, ठीक है। तो कोफैक्टर मुझे रिप्लाई कर दो अगर किसी को पता है तो। व्हाट इज कोफैक्टर? कोफैक्टर किसे बोलेंगे? इतना सन्नाटा काहे को है? हाँ, कशिश जैन आपने सही कह दिया लगभग। और इसके अलावा निहारिका, हाँ बिल्कुल। देखो बहुत बढ़िया ट्राई है। आप लोग क्या करो, दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर क्या होते हैं जनरली, कि मेटल होते हैं, मेटल आयंस होते हैं जो कि किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को बहुत बढ़ा देते हैं। निहारिका और कशिश जैन बहुत राइट आंसर दिए दोनों ने। तो यहाँ पे क्या है, एंजाइम है जो इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। कोई भी जो क्या होगा एंजाइम होगा उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देते हैं जनरली मेटल्स। तो इन मेटल को हम यहाँ पे कहते हैं कोफैक्टर। और ये तो वेरी गुड अनुज जोशी, बहुत सही आपने आंसर रिप्लाई किया, वेरी गुड। तो आपको क्या करना है कि एक्टिव रहना है इसमें, चैट बॉक्स में बिल्कुल एक्टिव रहो आप लोग।
और आप लोगों ने देखो बायो वाले स्टूडेंट ने तो ये पहले भी पढ़े होंगे सारे पॉइंट्स को, ठीक है। और हमारा सरफेस में भी है और यहाँ भी है, तो बहुत सारे पॉइंट है जो मैंने कहा था रिपीट होते चले जाएंगे। तो रिपीटिशन क्या है इसमें बहुत ज्यादा है, फिर हम रिवाइज भी करेंगे उससे कम से कम 2-3 टाइम्स। तो क्या होगा और हमारे क्या होंगे स्पेसिफिक होते चले जाएंगे। तो जो कोफैक्टर होते हैं जनरली देखो एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम किस चीज से मिलके बने होते हैं, ये आंसर भी जो अनुज से आंसर दिया है ये वाला भी। तो कोई बता सकता है कि एंजाइम किस चीज से मिलके बने होते हैं, जनरली एंजाइम किस चीज से मिलके बने होते हैं? रिप्लाई फास्ट बायो स्टूडेंट्स, मैथ कोई भी सोचो जरा दिमाग लगाओ। हाँ निरंजन सही है, इसको रेडीज में भी आंसर बताया था स्टार्टिंग में ये वाला। और इसके अलावा कोई आंसर? अनुष्का वेरी गुड, कासर वेरी गुड। तो देखो एंजाइम जनरली किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन, जो भी प्रोटीन पार्ट होता है वो एंजाइम होता है, ठीक है। तो प्रोटीन यहाँ पे भी आ गया, देखो प्रोटीन होते हैं, एंजाइम जो बने होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। और इसमें कोफैक्टर होता है जो नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है, जो किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, जिसकी प्रेजेंस में क्या होता है एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। यानी कि ये कोफैक्टर किसका काम करेगा? एक्टिवेटर का काम करता है, उसे और ज्यादा एक्टिवेट कर देगा। कोफैक्टर उस पर एक्टिवेटर का काम करता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ इनहिबिटर? इनहिबिटर का काम क्या होगा? एनीवन रिप्लाई, इनहिबिटर क्या करेगा? सोचो जरा दिमाग लगाओ। हाँ जियाद वेरी गुड। और कशिश जैन नहीं, आपने अपोजिट कर दिया। सानिका राइट है। थोड़ा सा देखो इनहिबिटर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इनहिबिटर एंजाइम इनहिबिटर। हाँ मृत्युंजय वेरी गुड, निरंजन और सुबोध वेरी गुड। तो देखो इनहिबिटर मतलब रोकना, कम कर देना, डिक्रीज कर देना। डिक्रीज कर देगा किसकी एक्टिविटी को? एंजाइम की एक्टिविटी को। अरे भाई तुम गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी चला रहे हो तो क्या हुआ? एक चाहिए आपको एक्सीलेटर। एक्सीलेटर क्या करेगा? एक्सीलेटर आपको गाड़ी की स्पीड को बढ़ाएगा। तो एक और क्या भी चाहिए आपको? ब्रेक भी तो चाहिए उसमें, ब्रेक भी तो चाहिए इंक्रीज करना या स्टॉप करना रिएक्शन को। अगर गाड़ी में ब्रेक ही नहीं होगा तो क्या आप गाड़ी चला लोगे? हैं? अगर आपकी गाड़ी से ब्रेक को हटा दिया तो क्या आप गाड़ी चला सकते हो? हाँ कासर कह रहा है मैं तो चला लूंगा। कासर मैं नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं, कॉमन पर्सन। तो अच्छा उड़ा सकते हैं, वेरी गुड। सुबोध कह रहा है मैं भी चला लूंगा। बिना ब्रेक की गाड़ी को चला लोगे आप लोग? अगर आपको मार्केट में चलानी है गाड़ी और उसमें ब्रेक नहीं लगा हुआ है, हाँ अनुज कह रहा है गाड़ी उड़ा देंगे, कोई बात नहीं आराम से। अच्छा आराम से चलाओगे आप? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सुबोध कह रहा है देखो बहुत बड़ी बात है। कासर कह रहा है कौन सी बड़ी बात है? तो इसमें देखो बहुत बड़ी बात है कि आपकी गाड़ी, सपोज करो आप गाड़ी चला रहे हो और ब्रेक फेल हो गया, तो क्या होता है उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि हर एक चीज में क्या होगा, एक एक्टिवेटर होता है जो स्पीड को बढ़ाता है और एक इनहिबिटर होता है जो आपकी स्पीड को कंट्रोल करेगा।
अगर इनहिबिटर नहीं होगा तो आपकी स्पीड कंट्रोल नहीं हो सकती। जैसे बटन है स्विच का ऑन और ऑफ करना, उसमें रेगुलेटर लगा होता है। जब आप फैन ऑफ करते हो तो क्या होता है, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। अगर उसमें ये ऑन का बटन ऑफ का बटन ही नहीं है तो क्या होगा, फैन चलता रहेगा। ऐसी ये गाड़ी क्या होगी, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो उसके लिए एक इनहिबिटर भी होना चाहिए जो रिएक्शन या एंजाइम की एक्टिविटी को या तो डिक्रीज करेगा या स्टॉप कर देगा। स्टॉप करने के लिए एक और होता है पॉइजन, आपको कहा था पॉइजन भी हम यूज करते हैं जो स्टॉप कर देता है रिएक्शन को। तो जनरली डिक्रीज करना या स्टॉप करेंगे तो उसके लिए हम इनहिबिटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इनहिबिटर का मतलब जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा या स्टॉप करेगा, दैट इज कॉल्ड इनहिबिटर। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो उसके लिए ब्रेक होता है। ब्रेक आपकी गाड़ी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा तो आप गाड़ी को चला तो सकते हो लेकिन रुका नहीं सकते, फिर चल तो गई लेकिन रुकेगी नहीं फिर, ठीक है, चलती जाएगी। फिर बाकी आगे का मैं कह नहीं सकता हूँ। आयुष कह रहा है फिर धूम मचाएंगे, चलो ठीक है आप धूम मचाओ, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया एक्टिवेटर का, इनहिबिटर का, इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, जैसे क्लोरोफिल होता है, आपने पढ़ा होगा क्लोरोफिल में कौन सा कोफैक्टर होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डिस्कस होंगे। तो इसमें यही होते ही आपको सरफेस में भी आ गए हैं तो लगभग वही होते हैं। एग्जाम्पल को ज्यादा पूछ लेता है, एग्जाम्पल इस पे ध्यान रखना, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन बहुत आता है। एग्जाम्पल जो आपने अभी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा हुआ है वही एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो, उसी के एग्जाम्पल इसमें आते हैं, ध्यान रखना। तो बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप उसे लर्न कर दो। तो एग्जाम्पल को इसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कोई भी रिएक्शन मैंने लिखी है, अगर मैंने लैक्टोज वाला लिखा है लैक्टोज, और मैंने पूछा लैक्टोज का मैंने हाइड्रोलाइसिस किया, तो ये फिर बनेगा क्या, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। इसमें मैंने कौन सा एंजाइम यूज किया, लैक्टोज के केस में मैंने कौन सा एंजाइम यूज करूंगा, एनीवन? लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कौन सा एंजाइम यूज होगा? हाँ, जियाद, निरंजन, निहारिका, वेरी गुड, उन्हीं के नाम से चलता है। देखो माल्टोज के नाम से माल्टेज, ऐसे ही क्या होगा लैक्टोज के नाम से लैक्टेज। लेकिन ये हर एक के साथ नहीं चलता, ठीक है। अगर मैंने यही चीज के बेस पे क्या है, स्टार्च के लिए स्टार्च का मैंने हाइड्रोलाइसिस किया और ये आपको मिल गया ग्लूकोज, तो इसमें कौन सा एंजाइम यूज होगा? अगर स्टार्च को मैंने हाइड्रोलाइसिस किया और बना ग्लूकोज तो कौन सा एंजाइम यूज होगा? एमाइलेज तो एमाइलोज के लिए होता है पर्टिकुलर। हाँ, निरंजन बहुत सही कहा है, डाइस्टेट, डाइस्टेट। तो कई बार क्या होता है, जनरली मैक्सिमम नेम है जो उसी के नाम से लिखे हुए हैं। ये आपने बायो में भी पढ़ा होगा कि हर एक रिएक्शन के बेस पे क्या कर दिया, उसके पीछे एज लगा के हम उस एंजाइम का नाम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, पर्टिकुलर है, ये वाला एंजाइम केवल इसी के साथ काम करेगा, ये वाला एंजाइम केवल इसी के साथ काम करेगा। तो ये आपका एंजाइम हुआ, विटामिन हुआ, और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ध्यान रखना, एग्जाम्पल इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एग्जाम्पल को लर्न कर लेना क्योंकि एग्जाम्पल को इसमें प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं।
तो ये आपका लगभग बायोमोलिक्यूल्स का पोर्शन हुआ, जिसमें आप अभी नीट लेवल के आपके पास क्वेश्चंस है, मेंस लेवल के मैं भेजता हूं आपको। तो आप देखो इसमें से बहुत आसान आसान से क्वेश्चन टॉपिक वाइज है जो पूछे हुए हैं आपके पास। तो उसको अगर जिसने थ्योरी समझी होगी वो आराम से कर सकता है। तो बायोमोलिक्यूल को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको बाकी सारी चीजें नोट्स वगैरह और ऑफलाइन में मिलेगी जब मैं आपको कहूंगा ये चैप्टर फिनिश हो गया। अगर उसके बाद कोई भी बुक से आप चेक करके देखो, अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि अब इसमें से लेफ्ट है तो उसे इनाम मिलेगा, ठीक है। कोई भी चीज बुक से या आपके किसी भी स्टेट बोर्ड से और आपके मेन बुक से कोई भी चीज लेफ्ट नहीं बचेगी, ठीक है। और कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आया समझ में, किसी को मुझे और डीप में बताना होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि ये पॉइंट मुझे नहीं आया था, लेकिन उसके लिए पहले खुद एफर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो चीज तभी आपको समझ में आएगी जब आपने उसमें खुद टाइम लगाया होगा। अगर आप उसमें खुद टाइम नहीं लगाओगे तो क्या होगा, आपको चीज समझ में नहीं आएगी। ध्यान रखना, जब तक आप उस चीज में क्या है अपना माइंड नहीं लगाओगे वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए कोई भी चीज को पहले खुद सोचो, फिर आप क्वेश्चन एनालाइज करो कि अगर ऐसा होगा तो क्या हो सकता है। ऐसा अगर आप करोगे तो क्या होगा, आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। कई चीजें आप खुद बता सकते हो कि इसमें ऐसा होना चाहिए। डिपेंड करता है कि कौन अपना माइंड कितना यूज कर रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक के पोर्शन में। ऑर्गेनिक को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको। इंट्रोडक्शन पार्ट चलेगा आपका एक आध दिन, एक दो दिन, फिर हम चैप्टर में चलेंगे। तो चैप्टर में रिपीटिशन ज्यादा होंगी, कुछ पॉइंट्स आपको पहले बता दिए जाएंगे और उसे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो रिएक्शन ही रिएक्शन होंगी, ध्यान रखना। स्टार्ट का जो पॉइंट होगा वो केवल क्या होता है, बेसिक्स होता है। बाकी कैसी रिएक्शंस होंगी, देखो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल रिएक्शंस ही रिएक्शंस हैं। अगर मैंने कहा आपको हेलो एल्केन, या मैंने कहा आपको एल्केन, या मैंने कहा आपको अल्कोहल, या मैंने कहा आपको ईथर, तो सबके साथ एक चीजें कॉमन चलती चली जाएंगी, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं आने का। सबके साथ क्या चीजें कॉमन होंगी, कोई बता सकता है? सबके साथ कॉमन क्या क्या चलता चला जाएगा? 3 हेडिंग है जो लगभग वो सबके साथ चलती चली जाएंगी, चाहे आप शुरू से लेके लास्ट तक कोई भी हेडिंग लो। 3 पॉइंट है जो वो सबके साथ चलते चले जाएंगे शुरू से लेके और लास्ट तक। और कई चीज, कई रिएक्शंस क्या होंगी, रिपीट होती चली जाएंगी 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आपने कि रिपीटिशन इसमें बहुत होगा। आप देखो सबके साथ क्या पॉइंट है, जैसे मैंने कहा हेलो एल्केन से इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनेगा कैसे। अब इसकी भी रिएक्शन लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको, हर एक के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनेगा कैसे। सेकंड, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। फिजिकल को हम यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। और लास्ट इसमें आता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कि केमिकल प्रॉपर्टीज में इससे आप क्या क्या चीजें बना सकते हो, यानी इसका एप्लीकेशन क्या होगा। वीडियो अटक रहा है, हाँ नेटवर्क है, नेटवर्क 0 हो जाता है कई बार। ये ऐसा है ना, दिस इज वेरी नोटी नोटी। अच्छा आपका नेट अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं। हमारा यहाँ का नेट कई बार दिक्कत कर जाता है। ये नोटी इसलिए है क्योंकि बीच में आता है, कई बार बीच में चला जाता है, भाग जाता है ये, तो दिस इज वेरी नोटी नोटी। तो देखो 3 पॉइंट सबके केस में चलेंगे तो क्या होगी, रिएक्शन ही रिएक्शन है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनेगा कैसे, तो भी आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी कि इससे ये बन सकता है,
और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है तो उसमें भी सारी रिएक्शंस आएंगी। इसकी क्या क्या रिएक्शंस हो सकती है। तो आपसे ध्यान रखना आपने कि रिएक्शंस वाला पार्ट बहुत ज्यादा आएगा। रिएक्शंस के पार्ट में कई बार क्या आता है, किसी में हमें रेट भी चेक करना होता है कि कौन सा फास्ट चलेगा कौन सा स्लो चलता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है। कई बार इसकी मैकेनिज्म आ जाती है। तो ये आपका शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी हेडिंग्स मैं बताता जाऊंगा, ये तीनों हेडिंग हर एक के केस में होगी। कोई भी मैं टॉपिक लूंगा आपका यहाँ से लेके लास्ट तक, हेलो एल्केन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स, एरोमेटिक कंपाउंड, ईथर, फिनॉल, एक्स वाई जेड, जितने भी आप यहाँ से कंपाउंड पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन के, उसमें ये तीनों चीजें क्या होंगी, आएंगी ही आएंगी। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा, उसके बाद हम इस पे चलेंगे। तो ध्यान रखना रिएक्शंस ही रिएक्शंस आएंगे आपको, ठीक है, लेकिन रिएक्शन बेस होंगी आपकी इस पे मेन पोर्शन पे, जो आपको मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन बताया है उसी पे बेस्ड होंगी। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं ताकि क्या होगा हमें समझ में आ जाए और आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं यहाँ से। तो स्टार्टिंग के पॉइंट को थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, उससे क्या होगा ये आसान हो जाए। और कई बार रिएक्शन रिपीट कैसे होंगी, जैसे मैंने कहा हेलो एल्केन किससे बन रहा है, एल्कोहल से बन रहा है। सपोज करो हेलो एल्केन एल्कोहल से हेलो एल्केन बना दिया, तो अब क्या होगा, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और यही रिएक्शन इसके साथ आएगी। इसकी रिएक्शन बनेगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि एल्कोहल से क्या बन सकता है, एक्चुअल में क्या है कि जो नेट है वो चला जा रहा है, कई बार आ रहा है फिर जा रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है दिक्कत आ जा रही है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट और इसके जो चीजें हैं आपकी वो आपको पढ़ के आनी है। बस आज के लिए मैं आपको वर्क देता हूं और इसे फिनिश करता हूं। ऑर्गेनिक बहुत आसान लगेगी आपको, अगर आपने इसके बेसिक टर्म्स को क्लियर कर दिया तो बहुत आसान लगेगी आपको ऑर्गेनिक। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं उस स्टूडेंट को ऑर्गेनिक में बहुत मजा आएगा जो इसके बेसिक पॉइंट को बहुत अच्छे से करेगा और वो कई रिएक्शन को कई चीजों को अपने आप भी कर देगा। आप सरप्राइज हो जाओगे कि जो आपने रिएक्शन लिखी है करी है वही बुक में मिल जाएगी। आप सिर्फ इसके बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए। पूरी ऑर्गेनिक में अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने की, और अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको इसमें बहुत दिक्कत आएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट में हेडिंग लिख देता हूं आज, और आपको देख के आना है। कल मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊंगा और परसों से हम चैप्टर वाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और आप देखोगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। कौन कौन सी बेसिक पॉइंट है जो आपको रिक्वायर करने हैं पहले के उसे मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए और आपको मजा आएगा। ऑर्गेनिक में बहुत मजा आएगा क्योंकि रिपीट होंगी तो चीजें आपको क्या होंगी, लर्न हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, बारिश आ गई एक्चुअल में, तो नेटवर्क कई बार आ गया कई बार भाग रहा है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? वीडियो दिख रहा है क्लियर? एनीवन रिप्लाई यस और नो?
यस दिख रहा है। चलो ठीक है, मैं लास्ट एंड कर रहा हूँ, बस एक दो हेडिंग बता के मैं फिनिश कर रहा हूँ इसे। वीडियो ब्लर है। हाँ, अभी नेटवर्क अचानक डाउन हो गया, फिर अप हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ऑर्गेनिक आपको बहुत मजा आएगा। पहले ही कह रहा हूँ कि आपको केवल क्या करना है, बेसिक पॉइंट को क्लियर करना है। तो वॉइस सुनाई दे रही है आपको, तो मैं वॉइस से ही बता रहा हूँ आपको। देखो, जो मैंने आपको पहले कहा था, क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई थी बेसिक टर्म्स में, जैसे न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। कुछ बेसिक टर्म्स आप क्लियर करोगे तो पूरी ऑर्गेनिक आपके लिए आसान हो जाएगी। कुछ बेसिक पॉइंट आपको क्लियर करने हैं तो पूरी ऑर्गेनिक क्या होगी, आसान हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन से, जैसे मैंने कहा था रिएजेंट, इसे लिख लो अभी, बस इसे पढ़ के आना है आपने। एक बार मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को भी दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, तो यहीं तक मैं आपको ऑफ करता हूं इस मीटिंग को, बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, कल हम मिलेंगे फिर से, और यहीं पे मैं मीटिंग को ऑफ करता हूं। ठीक है, गुड, हैव अ नाइस डे एंड गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू, एंड सत्येंद्र सिंह साइनिंग ऑफ, गुड बाय।